अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे NA 258 बाई इलेक्शन के हवाले से। कराची मली डिस्ट्रिक्ट की यह सीट है जहां से अब्दुल हकीम बलोच साहब 2013 में PMLN के टिकट पर बासानी इलेक्शन जीते थे। उसके बाद उन्होंने PMLN छोड़ने का फैसला किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, लिहाजा आज इस सीट पर बाई इलेक्शन था। अब तक के नताइज देखते हुए ऐसा लगता है कि अब्दुल हकीम बलोच बासानी ये इलेक्शन जीत जाएंगे। इस इलेक्शन के हवाले से दिलचस्प पहलू यह है कि MQM पाकिस्तान ने पहले इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने का फैसला किया, लेकिन बाद में इसका बायकॉट किया, यह कहते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है मनपसंद नताइज इस्तेमाल करने के लिए। सवाल यह पैदा होता है कि क्या वाकई MQM ने इलेक्शन का बायकॉट इसीलिए किया है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही थी, या फिर MQM को यह खदशा था कि अल्ताफ हुसैन से ला ताल्लुकी के बाद इस बाई इलेक्शन में उनको इंतहाई कम वोट पड़ना है। क्योंकि चंद रोज पहले PS 127 मलीर इलेक्शन हुआ था जहां पे MQM को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, इसके बावजूद कि 2013 में ये बासानी PS 127 की सीट जीते थे। 22 अगस्त को यह फैसला किया था MQM पाकिस्तान ने कि ला ताल्लुकी करनी अल्ताफ हुसैन से, उनकी इश्तियाल अंगेज और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर के बाद, और शायद कोई और ऑप्शन नहीं था उस वक्त MQM पाकिस्तान के पास ला ताल्लुकी का ऐलान करने के अलावा। और इसके बाद MQM पाकिस्तान बार बार ये कहती रही है कि MNAs MPs के सपोर्ट MQM पाकिस्तान को है, तंजीमी कमिटीज तंजीमी ढांचा जो है वो MQM पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि रियलिटी शायद इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वसीम अख्तर साहब जब बेल पर रिहा हुए और उन्होंने कोशिश की कि यादगार शोदा पर जाएं, वहां पर फातिहा करें, लेकिन उनको जाने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि MQM लंदन के लोग वहां पर मौजूद थे, अल्ताफ हुसैन के हक में नारे लगा रहे थे और MQM पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगा रहे थे। उसके बाद रिसेंटली MQM का एक और पब्लिक मीटिंग थी महमूदाबाद में जहां पे इंतहाई कम लोगों की शिरकत थी, जिससे शायद ये पता चला कि जो सपोर्ट बेस है वो मुकम्मल तौर पे MQM पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो इसीलिए MQM को कई चैलेंजेस का सामना है, वो इस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेंगे और क्या MQM का जो सबसे बड़ा हरीफ है कराची में, अब वो MQM के मुख्तलिफ धड़े हैं या दूसरी सियासी जमातें। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है MQM के सीनियर रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसल साहब आज बाई इलेक्शन 158 का आपकी पार्टी ने बाइकॉट किया इस इलेक्शन का, ये शायद आपकी फेवरेट नहीं थे आप यहाँ पे, फिर भी बाइकॉट क्यों किया? आप लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही थी मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए, लेकिन कहा शायद ये जा रहा है कि एक बहाना था क्योंकि MQM को इस सीट से इंतहाई कम वोट पड़ना था, खासतौर पे ये जो ग्रुपिंग है MQM पाकिस्तान और MQM लंदन के दरमियान इस वक्त। नहीं, मुझे नहीं इल्म शहजाद कौन लोग ये कह रहे हैं। हमने तो जो PS 127 मलीर के बाई इलेक्शन जो हुए हैं, मेरे ख्याल में 8 सितंबर को हुए, उसमें जो हमने देखा कि 60 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर तो हमारे पोलिंग एजेंट्स ही नहीं बैठने दिए गए थे, और बाकी जहाँ पर हमने कैंप लगाए पुलिस ने जाकर वो कैंप उखाड़ दिए, यानी MQM के उम्मीदवार के पोलिंग कैंप्स उखाड़ दिए गए, और हमारे जो रज़ाकार थे पोलिंग के लिए वोटर्स की जो मदद रहनुमाई कर रहे थे, उन्हें ज़मीन पर बैठकर फुटपाथ पर बैठकर उनकी रहनुमाई करनी पड़ी। NA 258 की मुहिम जब हमारे उम्मीदवार ने चलाई है तो उनके साथ और उनके हमारे वर्कर्स के साथ जो कुछ किया गया उसके लिए हमने एहतजाजन बॉयकॉट किया। लेकिन फैसल साहब आपको पता है जिसकी हुकूमत के दौरान बाई इलेक्शन हो रहा होता है कुछ ना कुछ असर तो जरूर होता है, और आपने माजी में भी इलेक्शन लड़े हैं, आइंदा भी कराची में बाई इलेक्शन होने हैं, तो क्या तमाम इलेक्शंस का बाइकआउट करेगी MQM पाकिस्तान, ये कहते हुए कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वो रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं शहजाद, मेरे ख्याल में मैंने आपको बतलाया है इस हलक़े का महल वक़ू, इस हलक़े की सियासी तारीख़ का भी आपको इल्म है। हमने ये फ़ैसला इसी बुनियाद पर किया कि PS 127 के जो देही पोलिंग स्टेशंस थे वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने बहुत स्मार्टली हमारे पोलिंग एजेंट्स को बतौर ताकत नहीं बैठने दिया। NA 258 का मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो देही है, 70-80% से ज़्यादा, और वहाँ हमारे कारकुनान के साथ ये मसले हुए थे। इसकी बुनियाद पर हमने किया है, अगर किसी और हलक़े में ज़िमनी इंतख़ाबात होते हैं जो कि शायद होने जाएंगे एक आध कौमी और सूबाई असम्बली के हलक़े में, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भरपूर तरीके से उन हलक़ों में ज़िमनी इंतख़ाबात लड़ेगी भी और जीतेगी भी इंशाअल्लाह ताला। तो आप नहीं समझते ये तासुर गया है इस इलेक्शन के बाइकॉट से कि वोट जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब का था, MQM पाकिस्तान का नहीं था? ये तासुर नहीं गया इस इलेक्शन को बाइकॉट करने से? नहीं, हमें तो किसी ने ये वाली बात नहीं की।
हाँ, लोग बात का अगर बतंगड़ बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। हम बहुत क्लियर हैं कि हम अपने वोटर के पास अपने मंशूर को, अपनी कारकर्दगी को लेकर जाएंगे और उसकी बुनियाद के ऊपर ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में सियासत करेगी। इसी दौरान अभी 2 रोज पहले एक इंटरव्यू था रॉयटर्स पे, आपने पढ़ा होगा, अल्ताफ हुसैन का, जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्टी का सबरा आज भी मैं हूं और डॉक्टर फारूक सत्तार उसके जो साथी को जो है वोट नहीं मिलना है 2018 में, अवाम ने रिजेक्ट कर देना है उनको। ये इसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। यकीनन अवाम ही फैसला करेंगे, एक फ़र्द के वोट से नहीं फैसला होगा। जिसे भी अवाम की अक्सरियत वोट देते हैं, मुनसिफाना इंतखाबात होते हैं, धांधली नहीं होती है और अवाम जिसे भी वोट देते हैं तो पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ हैं। धांधली हो या असर इस्तेमाल करे हुकूमत, तो दूसरी जमातें भी वैसे ये इलेक्शन लड़ रही हैं, पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, आज़ाद उम्मीदवार हो, वो भी ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इस इलेक्शन को। बहुत सारे हलके ऐसे भी हैं कि जहां हम इलेक्शन लड़ते हैं और बाकी जमातें या तो विड्रॉ कर जाती हैं या बॉयकॉट करते हैं कोई भी वजह बताकर, तो वो उनका अपना फ़ैसला हो सकता है। एमक्यूएम के जो फैसले की बुनियाद जो अवामिल रहे हैं वो मैंने आपके सामने बयान कर दी। और ये एक और जो बात इंटरव्यू में ही थी, उससे भी, उस पर भी आपसे सवाल कर लूं। उन्होंने कहा था अल्ताफ हुसैन ने कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है एमक्यूएम पाकिस्तान को, गैर एलानिया पार्टी है ये एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की। कुछ सदाकत है इस बात में? क्योंकि आप लोगों के तो खुद शिकवे रहे ना कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो लापता अफराद हैं, उनको अभी तक बाजियाब नहीं करवाया है। जी, हमारी आज भी यही दरख्वास्त होती है हुकूमत से भी, अपने इदारों से भी, कि हमारे लापता कारकुनान को बाजियाब किया जाए। अगर वो किसी मुकदमे में मतलूब भी हैं तो उन्हें अदालतों में पेश किया जाए। सियासी कारकुनान पर झूठे मुकदमात का सिलसिला ख़त्म किया जाए। ये हमारी है। हमें दफातर हमारे नहीं मिल पाए हैं, हम खोल नहीं पाए हैं, हमें सियासी बुनियाद के ऊपर भी दबाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात देने के बजाय उनसे रोज़ की बुनियाद पर छीने जा रही है। तो हमें तो ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मसाइल का सामना है। अब इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जिन जमातों को इस मुल्क में हासिल है या रही है, उनके रोज़ो शब और उनके कारकुनान और उनके अहले खाना के रोज़ो शब इतनी मुश्किल में नहीं गुजरते जितने एमक्यूएम पाकिस्तान के गुजर रहे हैं। फैसल साहब, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि 22 अगस्त को जो तकारीर हुई उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान के पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो ला ताल्लुकी का ऐलान करें अल्ताफ हुसैन से। लेकिन उसके बाद आपने बार बार ये कहा है कि जो सपोर्ट बेस है एमक्यूएम का, वो एमएनएज हो, एमपीएज हो, तंजीमी लोग हो, वो हमारे साथ हैं। लेकिन क्या जमीनी हकायक भी यही है? क्योंकि जो आप जब यादगार शोधा पे जा रहे थे, वसीम अख्तर साहब जब बेल पर रिहा हुए, वहां पर जो हुआ एमक्यूएम लंदन के कारकुनान की जानिब से, वो वहां पर पहुंच गए, नारेबाजी हुई, या महमूदाबाद का आपका जो पब्लिक मीटिंग हो जिसमें बहुत सारे लोग नहीं थे, आपको पता है सोशल मीडिया पे जो फुटेजेस वायरल हो गई थी, खाली कुर्सियां दिखाई गई, तो क्या वाकई सपोर्ट बेस इस वक्त मुकम्मल तौर पे है एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ या नहीं? शहजाद, ये तो भाई इस मुल्क में है कि हर सियासी रहनुमा ये दावा करते हैं कि 18 करोड़ और 20 करोड़ आवाम की वो आवाज़ हैं। लेकिन आपको भी पता है और मुझको भी पता है कि आवाम की एक तादाद हर सियासी जमात के साथ होती है और बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है जो उस सियासी जमात के साथ नहीं होती। तो हमें इस बात का इदराक है, हम लोगों के दरमियान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो हमारे साथ हैं। लेकिन इसके कतन मकसद ये नहीं है कि लोग हमारे ख़िलाफ़ नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। दूसरी सियासी जमातें हैं, दूसरे सियासी नज़रियात हैं, बहुत सारे लोगों का हमारे तरीक़ेकार से इख्तिलाफ़ होगा। मैं आपको ये कह दूँ कि नहीं, कराची का एक एक आदमी या एक एक उर्दू ज़बान बोलने वाला हमारा साथ है, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ना पहले एमक्यूएम के साथ था एक एक उर्दू बोलने वाला और एक एक कराची का शहरी, ना आज है। लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में बैठकर अदम तशद्दुद की सियासत के फ़रोग़ के लिए, कराची शहर को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए, सियासी मफाहमत सारी सियासी जमातों से के साथ साथ करते हुए सियासी कारकुनान की बहाली के लिए हम काम कर रहे हैं। मुश्किल टास्क है, नामुमकिन नहीं है। जहाँ तक महमूदाबाद की आपने बात की, भाई एक सड़क के हिस्से पे हमें जलसा करने की इजाज़त थी, दूसरे हिस्से पे पुलिस ने हमें मना कर दिया था। तो कुर्सियां एक ही हिस्से पे थीं, पहले आगे सोफे डले हुए थे, उसमें हमारे बल्दियाती नुमाइंदे और ख़वातीन बैठी थीं, फिर सिर्फ ख़वातीन वर्कर्स बैठी थीं और फिर मर्द वर्कर्स थे। जब डॉक्टर फारूक सत्तार वहाँ आए हैं सड़क के खाली हिस्से से, तो जो मर्द हजरात थे उठकर उन्होंने गुलपाशी की, नारेबाजी की, वीडियोज़ मौजूद हैं, मैंने खुद ट्वीट किए, सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी डाली उस वक्त की। तो जब जो लड़के पीछे से उठकर आगे आए हैं वो यकीनन अपनी कुर्सियाँ छोड़ कर आए हैं।
अब इमरान खान साहब के जलसों की भी मौजूद हैं वीडियोस, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक की। ये बात आपकी दुरुस्त है फैसल साहब के तमाम लोग तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, लोग दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे। लेकिन अब आपके लिए चैलेंज सबसे बड़ा क्या है? दूसरी सियासी जमातें जो इस वक्त कराची में है, या जो एमक्यूएम में धड़े बन गए हैं, वो सबसे बड़ा हरीफ है इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान का? नहीं, हमारी हरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। सिंध की मुतासिब सूबाई हुकूमत हमारी हरीफ है, जो सिंध के शहरी इलाकों को ना नौकरियों में हिस्सा देती है, ना वसाइल में हिस्सा देती है। जब अदालत के अहकाम पर ज़बरदस्ती बल्दियाती इंतखाबात करवाती है तो फिर मज़ीद इख्तियारात छीन कर आइन की खिलाफ वर्जी करती है। अच्छा, एमक्यूएम लंदन को आप सियासी हरीफ नहीं समझते? कम से कम फिर मैं आता हूँ ये बल्दियाती वाले इशू पर भी। देखिए, एमक्यूएम के तमाम कारकुनान जो हैं, जो कि 22 अगस्त से पहले यकजा थे, अब उनमें अगर तरीक़ाकार की बुनियाद पर इख्तलाफ है और बाज़ दोस्त उस इख्तलाफ को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की पाकिस्तान में जो क़यादत मौजूद है उसमें इतनी मैच्योरिटी है, उसमें इतनी सियासी दानिश है, इतनी बुर्दबारी है कि ना वो किसी की गाली का जवाब दे रही है, ना बदतहजीबी का जवाब दे रही है, और ना ही उस धौंस और धमकी का जवाब दे रही है जो बाद लोगों की जानिब से किए जा रहे हैं। ठीक है, तो योम शोदा के हवाले से भी, क्योंकि आप लोगों ने भी ऐलान किया हुआ है कि जिना ग्राउंड में आपको जो है इजाजत दी जाए जाने की, एमक्यूएम लंदन ने भी ऐलान किया हुआ है, तो कोई तसादुम का खदशा तो नहीं है? इससे तो रिस्ट्रेन किया जाएगा? हमने तो कहीं पे भी नहीं तसादुम कर रहे हैं ना। जहां मीडिया बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाता है कि 100-150 लोगों के इज्तिमा में कोई 20 लड़कों ने आके अगर कोई नारा लगाया है, तो इतनी तो सोच समझ सबको है ना कि 150 ज़्यादा होते हैं या 20 ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि हमने उलझना नहीं है, तसादुम नहीं करना है, तो इसलिए बस अभी तक यही सनसनी वाली खबर बन रही है कि लड़कों ने आके, कोई 20 लड़कों ने नारे लगा दिए होंगे। तो हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। हमें इल्म है कि 90 को सील किया गया, खुर्शीद बेगम हॉल को सील किया गया, जिन्ना ग्राउंड में किसी सियासी कार्रवाई की इजाज़त नहीं है, और पहले भी जब हम करते थे तो इजाज़त लेते थे हुकूमत से, तो अभी भी हमने वही तरीक़ेकार अपनाया है। हुकूमत को दरख्वास्त दी है, हमारी ख्वाहिश ये है कि हमें वहाँ सियासी इज्तिमा करने दिया जाए। देखते हैं कि हुकूमत हमारी दरख्वास्त को सुनती है या नहीं सुनती। ठीक है, आज आप लोगों ने असेंबली से बाहर आके ख्वाजा इज़हार और आपने बात की कि हुकूमत को चाहिए, सिंध हुकूमत को चाहिए कि सिर्फ कचरा उठाने की जिम्मेदारी चाइना को ना दे, जो वजारत बल्दियात है उसी को जो है पूरा चाइना के सुपर्द कर देना चाहिए। बल्कि आपने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी की जो अपनी कारकर्दगी है उसमें पीपल्स पार्टी को भी जो है किसी बाहर की कंपनी को सौंप देना चाहिए। तो क्या इख्तलाफ क्या है इसमें? कराची में कचरे का ढेर है इस वक्त, और हमने देखा है कि ये हुकूमत नाकाम रही है, तो कोई अगर बाहर की कंपनी आके, जैसे पिंडी में टर्की की कंपनी है, यहाँ पे कचरा उठा रही है, एतराज किया है एमक्यूएम पाकिस्तान का बुनियादी इस पर कि अगर चाइनीज कंपनी आके कचरा उठाए। एक तो आज कचरे की बात नहीं थी, यहाँ के जो पार्क्स और ग्राउंड्स हैं उनके बारे में भी सूबाई हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया है कि जब उनका दिल चाहेगा वो किसी भी पार्क या ग्राउंड को किसी कौमी या बैनुल अक़वामी कंपनी को दे देंगे। बादशाहत नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इस मुल्क में कोई आइन है या नहीं है? अगर इस मुल्क में आइन है तो उस आइन का एक आर्टिकल है 140A, जो ये कहता है कि सूबाई हुकूमतें ऐसा बल्दियाती निज़ाम हुकूमत लाएंगी कि जिनके पास माली, इंतज़ामी और सियासी खुद मुख्तारी और आज़ादी हासिल होगी। कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बने, कचरा उठाने का काम आउटसोर्स कर दिया जाए, कचरा इफेक्टिवली मशीनरी के जरिए उठाया जाए, हमसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि इसका इख्तियार उस शहर के मेयर को होना चाहिए। पीपल्स पार्टी कर ये रही है कि इस सूबे का चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर भी उन्होंने इस सूबे के वजीर आला को बना दिया है। अब आप निकल जाएं कराची तो छोड़ दीजिए, सारी तानो तशनी एमक्यूएम के लिए आप कर लेते हैं। लेकिन भाई, क्या जैकबाबाद में, कश्मोर में, ठट्टा में, बदीन में, घोटकी में, डहरकी में मामलात पीपल्स पार्टी ने 8 साल में 1000 अरब रुपए से ज्यादा एलोकेट करवा के सही कर लिए? इसके माने ये हैं कि आप मकामी बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियार दें, ना कि उनसे इख्तियार छीनें। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, पानी का मसला हो या निकासी आब का, मेयर को जिम्मेदार होना चाहिए। वजीर बल्दियात का काम नहीं है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये है हमारा मुकदमा। मेयर को इख्तियारात मिलने चाहिए, और जो जमात इलेक्शन जीती है, बल्दियाती इलेक्शन, उनके तमाम उम्मीदवारों को इख्तियार मिलना चाहिए। एक आखिरी सवाल,
रॉयटर्स के इस इंटरव्यू में अल्ताफ हुसैन साहब से जब ये पूछा गया रॉ से ताल्लुकात, उन्होंने कहा आज तक तो नहीं है, आइंदा हो या ना हो इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लोगों ने आर्टिकल 6 कैसे करारदाद पास की सिंध असेंबली में, वफाक में भी हुई, आपके ख्याल में अब इस बयान के बाद भी कोई इफेक्टिव इकदाम उठाना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को या नहीं? देखिए, हुकूमत पाकिस्तान को वो सारे के सारे काम करने चाहिए इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए, कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक एक कानून पसंद शहरी की ख्वाहिशात भी हैं। अब बदकिस्मती से हुकूमत इसमें बहुत सारे काम नहीं कर रही है। मिसाल के तौर पर, जो मैं अभी आपसे मुकदमा लड़ रहा था कि क्या इस मुल्क की अदालतें जब 63(1)(c) को डिफ़ाइन कर सकती हैं कि दोहरी शहरियत का हामिल जनाब MNA और MPA नहीं बन सकता, तो क्या इस मुल्क की अदालतें आर्टिकल 140A को डिफ़ाइन नहीं कर सकती? क्या जब 140A बन जाए और यहाँ प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बने और शहरों को और ज़िलों को और कस्बों को वसाइल मिलें और उन पर खर्च हों, तो फिर हम कानून के एहतराम की जानिब जाएंगे या लाकानूनियत की जानिब जाएंगे? तो हुकूमत को ये सारे काम मेजर्स करने चाहिए। और यकीनन मुल्क दुश्मनी मैं करूं या कोई और करे, हुकूमत मेरा भी गिरबान पकड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साइन करने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ में। वेलकम बैक नाजरीन। बतौर आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने आज अपना आखिरी दिन गुजारा, जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात की, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई। कल जो है ऑफिशियली लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो आर्मी चीफ होंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। हमने अपने पिछले प्रोग्राम से बात की है कि राहिल शरीफ साहब ने किन किन चैलेंजेस का सामना किया, कौन से ऐसे कारनामे हैं जो कि उनके दौर में हमने देखे, कहां पे मजीद काम किया जा सकता था। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आने वाले आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब के सामने क्या चैलेंजेस हैं, उन पर कौन कौन से मसाइल की फाइल मौजूद है और उनसे वो कैसे टैकल करेंगे। लेकिन इससे पहले एक जो बड़ी बहस इस वक्त हो रही है और पाकिस्तान में पिछले काफी अरसे से हो रही है कि पाकिस्तान जिस जंग में मुब्तला है उसकी असल वजह क्या है। क्या इंतहा पसंदी है जिससे पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है, या इस वक्त जो खारजी थ्रेट्स है पाकिस्तान के लिए वो सबसे बड़ा पाकिस्तान को चैलेंज है। तो आपको याद होगा कि 2012 और 2013 में बार बार उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब ने इस चीज का जिक्र किया कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो इंतहा पसंदी से है। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए जरा। इस वक्त एक अहम मसला इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का है। हम कह सकते हैं कि ये मसला हमारा बनाया हुआ नहीं, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की इस्तिलाहें सही तरह से समझें, क्योंकि इन्हें समझने में कोई भी गलती हमारी कौम को बुरी तरह तकसीम कर सकती है। इन्हीं ख्यालात का इजहार लेफ्टिनेंट जनरल कमर बाजवा साहब ने भी किया था। उस वक्त वो कोर कमांडर थे रावलपिंडी के, और उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया से हमें थ्रेट नहीं है, हमें थ्रेट है तो इंतहा पसंदी से है। लेकिन आज के हालात में क्या ये पॉलिसी तब्दील होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है दिफाई तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब। शहजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ब्रीफली बता दें एक समरी कि कौन कौन से वो बड़े मसाइल हैं जो कि इस वक्त आर्मी चीफ की टेबल पर मौजूद है, जिनको हल करने की जरूरत है और जिन पर काम करने की जरूरत है। देखिए, तसलसल है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का, जो कि अभी जारी है। इसको इख्तिताम तक और अंजाम तक लेके जाना है। उसके 3-4 डिफरेंट फ्रंट्स हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा और फाटा का फ्रंट है, जहाँ पर कदरे कामयाबी हासिल की जा चुकी है, और उसमें उस प्रोविंस में और फाटा में बहुत हद तक कमी आई है। उसको कंसोलिडेट करना, उसको खोना नहीं है, उसको ज़्यादा देरपा बनाना है। उसके लिए अगर कोई एक आध कैंटोनमेंट ऐड करनी पड़ती है, गैरिजन ऐड करना पड़ता है किसी फाटा के एरिया में, तो उसके ऊपर भी कुछ ख्याल करने की ज़रूरत है। बॉर्डर कंट्रोल और बॉर्डर मैनेजमेंट को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा एरिया है कराची के ऑपरेशन का। कराची में कदरे अमन आया है, बहुत बेहतरी हुई है, वहाँ पे फ़ज़ा बहुत अच्छी हो गई है। उसको सस्टेन करना और उसको जारी रखना, ताकि वो जो ऑपरेशन है उसमें कोई किसी किस्म की सियासी मफाद जो है उसकी आड़े ना आए और उसकी कंटिन्यूटी अंजाम तक रहे। और तीसरा बलूचिस्तान का एरिया है, जहाँ पर के बाहर के बैठी हुई एजेंसियाँ, जिसका आपने अपने जिक्र भी किया इब्तदाइये में कि कौन सा बड़ा ख़तरा है,
देखिए दहशतगर्दी को भारत इंक्लूसिव हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो वो शायद LOC के अगेंस्ट या LOC पे आके या उसके क्रॉस करके तो हम पे हमले नहीं कर सकता, लेकिन दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हुए अफ़गानिस्तान की तरफ से या वेस्टर्न मगरबी सरहदों की तरफ से उसको इस्तेमाल कर सकता है, और वो ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। बलूचिस्तान के अंदर उसको पहले फेस ऑफ करना, न्यूट्रलाइज करना, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, बाकी ऑपरेशंस की जो नौयत है, फिर उसके बाद ये मैनेजमेंट करना कि वहाँ पे कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी जड़ ना पकड़ पाए, और दाइश का एक उभरता हुआ ख़तरा। तो ये वो दहशतगर्दी के चंद एरियाज़ हैं जहाँ पर के नए चीफ को अपना काम जारी रखना है। CPEC की सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको मेंटेन करना, और जो भी हुकूमत वक्त को ज़रूरत हो जिस किस्म की मदद की वो प्रोवाइड करना भी बहुत एक उनका इंपॉर्टेंट। शहजाद साहब, आपको लगता है कि अभी पिछले कुछ अरसे में जब धमाके होते हैं तो जो इंतहा पसंदी के हवाले से बात होती थी वो उतनी अब नहीं होती जितने शायद कियानी साहब के दौर में होती थी, क्योंकि एक नैरेटिव बिल्टअप कर लिया था, एक बयानिया था कि इंतहा पसंदी है जिसकी वजह से ये दहशतगर्दी है। लेकिन अब अगर कोई हमला होता है, जैसे बलूचिस्तान की अभी आपने मिसाल दी, वहां पे जब धमाके होते हैं तो फौरन से ये कह दिया जाता है इसमें इंडिया मुलव्वस है, और उसमें शायद कहीं ये इंतहा पसंदी वाला पहलू जो है हम भूल जाते हैं या फिर उस पर से हमारा फोकस हट जाता है। शहजाद, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। देखिए, एक तो ये कि हमें ये माना हुआ है और मान लेना चाहिए, और हम माने हुए हैं कि हमारे माशरे में इंतहा पसंदी बहुत ज़्यादा है, रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा हुई है। लेकिन पिछले ही 3-4-5 साल के अंदर हमने देखा कि ये एक आगही भी हुई कि हमारा मुआशरा थोड़ा सा अपने रास्ते से हट गया है, और उसके अंदर मजहबियत और मजहबी शिद्दत पसंदी का अमल दखल बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसको फिर बड़े तरीक़ों से उसको मैनेज करने की कोशिश की गई है। नेशनल एक्शन प्लान इसका सबसे बेहतरीन एक रास्ता है जिसको हमें काबिल अमल बनाने के बाद ये हमें इस अंजाम तक पहुँचेंगे कि अपने माशरे में से जो इंतहा पसंदी है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दहशतगर्दी को फीड करता है, और दहशतगर्दी इस वजह से फिर उसको रास्ते मिलते रहते हैं। ये वो वल्नरेबिलिटी है जिसको बाहर के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे दरमियान जो दरारें हैं, ये वो दरार क्रिएट होती है जिसको बाहर के लोग इस्तेमाल करके इन्हीं दहशतगर्दों को हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सही, तो मतलब अगर इंडिया हमले कर रहा होता है तो वो हमारे यहाँ जो इंतहा पसंदी है उसको इस्तेमाल करता है, उनके जरिए पाकिस्तान में धमाके कराता है। तो इसका मतलब थ्रेट दोनों है, इंतहा पसंदी भी है और खारजी जो है इश्यूज वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। देखिए ना, एक इमीडिएट थ्रेट है, इमीडिएट बेसिस के ऊपर, वो है दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है। मीडियम टर्म में इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ मेजर कंसर्न मीडियम टर्म के अंदर, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मोदी का जो भारत है वो किस वक्त अपना क्या रवैया या पलटा खाएगा, और वो अपने रंग दिखा रहा है LOC के ऊपर और वर्किंग बाउंड्री पे। वो मीडियम टर्म की थ्रेट है और एक परवेसिव कंसिस्टेंट थ्रेट है, उससे हम सरफे नज़र नहीं कर सकते, और वो फिर इस रास्ते को भी इस्तेमाल कर रहा है। वो इमीडिएट बेसिस पे भी हमारे ऊपर हमले कर रहा है, और मीडियम टर्म के अंदर भी हमारे खिलाफ एक कुव्वत के तौर पे या एक एंटिटी के तौर पे एग्जिस्ट करता है। तो हमें दोनों बहाजों पे अपनी नज़र रखनी है, और इसको इमीडिएटली लड़ना है, और इस पे इसके खिलाफ पता लेनी है, ताकि हमारी उसको जो रास्ते मिले हुए हैं वो बंद हो जाए, और फिर देखना है कि वो किस तरीके से आगे मामला को लेकर चलता है। क्योंकि इस वक्त LOC पर जो एस्केलेशन है वो एस्केलेशन 2003 के बाद सबसे ज्यादा खौफनाक इस वक्त है, इसलिए दोनों महाज पर हमें जो है तवज्जो रखनी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इस्तेलाह हमने सुनी पिछले 1-1.5 साल में शहजाद चौधरी साहब, वो है टेरर फंडिंग की, यानी कि जो करप्शन और दहशतगर्दी के दरमियान गठजोड़ है उसको खत्म करने की। अब मसला यह है कि जब भी इस इशू को रेस किया गया तो इससे जो सिविलियन क़यादत है या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो सिंध में हो वफाक में हो, वो थोड़ा सा इस पे वल्नरेबल हो जाती हैं कि जैसे इशारा उनकी तरफ है, उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा। और इसीलिए जब भी ये दहशतगर्दी और करप्शन के गठजोड़ की बात की तो हमने कहीं ना कहीं से इस पे ये डिबेट सुनी है कि शायद हमारे ऊपर कोई क्रैकडाउन होने वाला है, यानी कि हमारे से मतलब मैं सिविलियन क़यादत की बात कर रहा हूं। देखिए, इसमें तो वो अगेन टू थिंग्स ट्रू, दो अलग-अलग कर लें। पहली बात तो ये है कि वो फंडिंग जो कि बाहर से आती है या डायरेक्टली हम दहशतगर्द ग्रुपों को दी जाती है, और वो दहशतगर्द ग्रुप जो आइडेंटिफाइड हैं आपके शेड्यूल्स के अंदर आते हैं, आपको पता है, आपने प्रोस्क्राइब किया हुआ है, और लेकिन उसके बावजूद उनको बाहर से पैसा आता है, और उस पैसे को हम सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों के और उन रेजोल्यूशंस के जो कि हमें बाउंड कर देती हैं, हमें बांध देती हैं कि आपने इस बारे में अपने जो प्रोसीजर्स हैं उनको साफ करना है। तो एक तो वो है। दूसरा है करप्शन का वो असर जो कि हमारे मुआशरे पे पड़ता है। यानी अगर क्रिमिनलिटी
करप्शन की वजह से या करप्शन क्रिमिनलिटी की वजह से बढ़ती है और इन दोनों का गठजोड़ नजर आता है, तो उस फजा के अंदर दहशतगर्दों को भी छुपने का मौका मिल जाता है। कराची के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि क्रिमिनलिटी का एक ऐसा एनवायरनमेंट था, एक ऐसा माहौल था जुर्म का, कि उस जुर्म के अंदर जो मुजरिम थे, और हर किस्म का मुजरिम इंक्लूडिंग दहशतगर्द, वो एक दूसरे को ना सिर्फ सपोर्ट करते थे बल्कि छुपने की जगह फराहम करते थे और बल्कि एक दूसरे के काम भी आते थे। तो जहाँ पर इस किस्म का जुर्म का एक माहौल होगा, वहाँ पर छुपने की जगह बहुत ज़्यादा होंगी, और इस वजह से उस करप्शन को भी साफ करने की ज़रूरत है जो कि दहशतगर्दी को पनपने का मौका देती है या उसको छुपने का मौका देती है। और इसी हवाले से आपको याद होगा जब नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद की बात होती थी तो एक से दो मरतबा ऐसा हुआ कि ICPR की तरफ से ये स्टेटमेंट आया गुड गवर्नेंस के हवाले से कि हुकूमत को भी गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है, जिसपे यकीनन पॉलिटिकल डिबेट भी छिड़ गई थी। आप समझते हैं इस पर तवज्जो देने की जरूरत है या आर्मी इससे अपने आप को दूर रखे और ये सिर्फ सिविलियंस को जो है उस पर तवज्जो देने की जरूरत है? नहीं, देखिए, बात यह है कि क्या ये मुल्क आधा हिस्सों में बटा हुआ है, फौज का हिस्सा अलहदा और सिविलियंस का अलहदा? ये मुल्क तो एक मुल्क है, एक कौम का है, और कौम ने जिम्मेदारी अदारों को दी हुई है, जुडिशरी को, एग्जेक्टिव को, फौज को, मुख्तलिफ इलाकों की, कि आपने ये करना है हमारे बिहाफ पे, लोगों ने दिया हुआ है। ये अवाम का मुल्क है, उस कौम ने ये जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं। तो जब इस कौम ने लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी हुई हैं और उसका मकसद ये है कि दहशतगर्दी से पाक किया जाए, तो उसके अंदर जब एक इदारा या दो या तीन अपना काम सही नहीं कर रहे, तो दूसरों का हक बनता है जो अपना काम ठीक कर रहे हैं उनके पास जाए और उनको याद कराएं कि यार ये आप अपना काम करो, वरना जो कुछ हमने हासिल किया ये भी हम खो देंगे। हमने इसको देरपा बनाना है, हमने पायदार अमन बनाना है, हमने अमन अमान अपने लोगों को प्रोवाइड करना है। 60,000 जो लोग मारे गए, शहीद हुए, उसमें से ज़्यादा बड़ी तादाद तो आम शहरियों की है। कितने सियासतदान शहीद हुए, कितने बड़े लोग शहीद हुए, कितने उमरा शहीद हुए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये भूलना नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान बांटने के लिए नहीं हमने दिया हुआ, ये पाकिस्तान जिन जिन को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है इसलिए दिया कि मिल के इसको मजबूत भी करो और इसको महफूज भी करो, ताकि जो आम आदमी है उसकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी आ सके। और कराची की जो आपने बात की, कराची में जो तेज हुआ है ऑपरेशन उसको बरकरार रखा जाए, लेकिन इसमें जो सियासी पहलू है उस पर उसको कैसे काबू में रखा जाए? क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज ये क्लेम करती हुई आई है, ये इल्जाम लगाती हुई आई है कि ये क्रैकडाउन दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं है, ये क्रैकडाउन हमारे खिलाफ है, और स्पेसिफिकली MQM पाकिस्तान का ये शिकवा रहा है। शहजाद, जो सबसे बेहतरीन फोरम इन तमाम चीज़ों का है वो एपेक्स कमेटीज़ का है। एपेक्स कमेटीज़ के जो लीडर हैं, जो चेयर करते हैं, वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं। वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं तमाम इदारों को कि आप आएँ, यहाँ बैठ के अपने हमारे जो सूबा है या जो भी मिशन है उसकी हिफाजत के लिए जो काम करने आए, इकट्ठे बैठ के डिस्कस करें। उसके अंदर फौजी भी होते हैं, उसके अंदर पुलिस भी है, उसके अंदर वज़रा भी हैं, उसके अंदर सिविलियन इदारे भी हैं, सब के सब मिलकर बैठते हैं। मेरा ख्याल है नए आर्मी चीफ को भी उस ट्रेडिशन को कायम रखना चाहिए जहाँ पर गाहे बगाहे वज़रा के जाके एपेक्स कमेटीज़ की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें बैठते हैं और देखते हैं और मॉनिटर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जाते रहे हैं, बलूचिस्तान में इसकी बहुत ज़रूरत है, सिंध में बहुत ज़रूरत है। मेरा ख्याल है अगर वहाँ बैठ के काम करेंगे तो फिर ये जो क्लैरिटी और ये जो कन्फ्यूजन्स होती हैं सियासी पार्टीज़ के अंदर और सियासी लोगों के अंदर, ये ख़त्म हो जाएंगी कि ये तो एक हमारा इंटीग्रेटेड और कंसिडर्ड प्लान है अपने सूबे को और अपनी जगहों को और अपनी जिम्मेदारियां निभाने का। शहजाद साहब, ये फरमाइएगा कि सिविल और मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं उनमें बैलेंस बरकरार रहे, इसके लिए क्या करने की जरूरत होगी? खासतौर पे आपको पता है अभी पिछले कुछ दिनों से ये हर तरफ से इल्जामात लगाए जा रहे थे। PTI कभी ये तासुर देने की कोशिश करती थी कि थर्ड एम्पायर है हमारे धरने के पीछे, एम्पायर कभी भी उंगली खड़ी कर देगा। दूसरी तरफ से फिर ये इल्जामात लगाए जाते थे कि धरने के पीछे तीसरी कुव्वत है, साजिश है, हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। और आपको पता है कि माजी में ये लिंक हमेशा जो है फौज से ही किया जाता है। तो इसके लिए क्या करने की जरूरत है? पहले तो ये करना चाहिए कि तमाम के तमाम इदारे जो हैं इनके अंदर कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रहे। ये ना हो कि किसी ऐसी हरकत की वजह से एक इदारा दूसरे इदारे से शाय ऑफ हो जाए, अलहदा हो जाए कि यार इनके ऊपर तो यकीन नहीं किया जा सकता। डॉन लीक्स उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इससे बचने की ज़रूरत है। इस किस्म की बेवकूफ़ियों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं दोहराना चाहिए। अगर सब मिलके ऊपर आएंगे तो सबकी कदर बढ़ेगी, वरना अगर आप ऐसे वन वर्सेस अदर रहेंगे तो आप हमेशा खसारे में रहेंगे और मार खाते रहेंगे। इसलिए ये बेवकूफ़ियाँ मत करें। नंबर 2, कम्युनिकेशन को जैसा मैंने कहा ओपन रखें। तीसरी बात ये कि ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं ना,
चाहे वो सिविलियन अदारों में और फौज के खिलाफ सिविलियन अदारों को उभारते हैं, या वो रिटायर्ड फौजी जो कि बाहर बैठ के सिविलियन अदारों के खिलाफ और हुकूमतों के खिलाफ फौज को उभारते हैं, इनकी आवाज़ों को बिल्कुल अपने अदारों से अलहदा कर देना चाहिए। ये है बदकिस्मती इस मुल्क की, जहाँ पर के जो इदारे तो इतने आपस में टकराते नहीं हैं, लेकिन बाहर के लोग बैठ के आवाज़ जिस तरीके से लगाते हैं और जो ढोल बजाते हैं जिस किस्म का, उससे एक तासुर पैदा होता है कि शायद सिविल मिलिट्री डिबेट या सिविल मिलिट्री डिविजन्स हैं, मेरे ख्याल में उस डिविजन्स को कम से कम तर किया जा सकता है अगर उसको इस तरीके से हम जिस तरीके से आज तक हम बहस करते रहे हैं उसको छोड़ के और बेहतरी की बात करें और इनको इकट्ठे चलाने की बात करें। शहजाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस सेगमेंट में हम क्या प्रोग्राम में लेंगे एक ब्रेक के बाद ये जानेंगे कमर जमान कायरा साहब से कि क्या बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्या वो नए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होंगे, और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को रिवाइव करने के लिए क्या हिकमत अपनी अपनाएगी। एक ब्रेक के बाद बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइवल की कोशिश कर रही है और इसी वजह से एक नई टीम तश्कील दी है। सेंट्रल पंजाब के सदर जो है वो कमर जमान कायरा साहब को बनाया गया है। नदीम अफजल चंद साहब जो है वो सेक्रेटरी जनरल होंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। ये चैलेंज किस तरीके से अबूर करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 3 बड़े चैलेंजेस हैं गालिबन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप पंजाब में रिवाइव करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यकीनन PMLN है, एक मजबूत पार्टी है, ग्रास रूट लेवल तक जो है मजबूत जड़ें हैं इनकी। पीपल्स पार्टी PMLN के अलावा PTI जो है वो भी यकीनन अब कहा जाता है कि दूसरे नंबर पर है और वो भी एक आपके लिए टफ ऑपोजिशन होगी। और तीसरा, आपकी अपनी जो कारकर्दगी थी 2008 से लेकर 2013 तक वफाक में, उसने भी पंजाब के लोगों को बड़ा मायूस किया। कैसे ओवरकम करेंगे इन चैलेंजेस को? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2 रवायती हमारी हरीफ जमातें हैं और जमातों के ऊपर मुश्किल वक्त आ जाते हैं। यकीनन पीपल्स पार्टी मुश्किल फेज से गुजर रही है, लेकिन हमने कौम के सामने ये भी रखना है कि ये जो एक मंत्रा पढ़ा जाता है तसलसल के साथ, हमारे मुखालिफिन तो अपनी जगह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीडिया की तरफ से भी इसी बात को हैमर किया जाता है कि लोग हमारी कारकर्दगी से मायूस हैं, हमने किया कुछ नहीं है, हमने फलाने। तो भाई, हमने तो दहशतगर्दी में इस मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत की है। दहशतगर्दी के जितनी बड़ी कामयाब जंग 3-4 महीने में पीपल्स पार्टी के दौर पर लड़ी गई, शायद कभी नहीं लड़ी गई। इसी तरह इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए जितना बड़ा काम पीपल्स पार्टी ने किया, कभी नहीं हुआ। 5 साल के अंदर हमने अपनी रेवेन्यू रिसीट्स को डबल किया था, ये 3 साल में 60% तक ला सके हैं। और बावजूद इसके कि इनको आलमी मंडी में तेल की कीमतों का बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला, इसके बावजूद इनका बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब है। ये हुकूमत ऐसी है जिनका तसलसल के साथ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कर रही है। कायरा साहब, 2 बातें आपने की। आपने खुद कहा पार्टीज पे बुरा वक्त आता है। 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पंजाब पर बुरा वक्त आया, लेकिन फिर आप साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हमने तो बड़ा जबरदस्त कारकर्दगी की थी। अगर अच्छी कारकर्दगी थी तो फिर क्यों रिजेक्ट किया था 2013 में? अवाम ने कोई ना कोई तो वजह होगी ना। मेरी अर्ज यह है कि हमने दहशतगर्दी के और पाकिस्तान का हाल क्या था? बलोचिस्तान आपके हाथों से निकल रहा था, सिर्फ कैंटोनमेंट की हद तक आपका कौमी रहना पड़ा जा रहा था, मेरा कौमी रहना पड़ा जा रहा था। वो पाकिस्तान हमें मिला था और हमने आईने पाकिस्तान को दुरुस्त करके, पाकिस्तान के वसाइल की तकसीम के फार्मूले को दुरुस्त करके, इख्तियारात को दुरुस्त करके हमने तो पाकिस्तान को कंसोलिडेट किया था। स्ट्रेटेजी क्या होगी अगर मैं ये आपसे पूछूं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ओवरऑल तो एक स्ट्रेटेजी अपनी दे दी है कि आपको बना दिया है सदर पीपल्स पार्टी पंजाब सेंटर का। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस तरीके से रिवाइव करेंगे पंजाब में पीपल्स पार्टी को? बिल्कुल हमारे सामने मुस्लिम लीग मौजूद है, बिल्कुल हमारे सामने PTI मौजूद है। इन जमातों का या बाकी जमातों का या मुख्तलिफ अलायंसेस का या मुल्क के अंदर मार्शल लॉ का तो हम पहले भी मुकाबला करते रहे। हाँ, चेयरमैन साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से मुशावरत करके एक सूबाई तंजीमें बनाई हैं, उसकी इब्तदाई बॉडीज बनाई हैं, और अब वो खुद डायरेक्टली इंटरव्यू करके, वो भी जिलों के लेवल पे कारकुनों से मुशावरत के बाद इंटरव्यू करके कारकुनों के दरमियान बैठ के तंजीमें बना रहे हैं। इसी तरह पॉलिसी साजी का अमल भी हमारा कारकुनों के साथ मुशावरत से है। और फिर हम
गवर्नमेंट के सामने भी एक रियल टाइम अपोजिशन के तौर पे पहले भी थे, अब बिल्कुल वाज़ेह तौर पे है कि हमने अपने 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर वो गवर्नमेंट 4 पॉइंट नहीं मानती तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी तहरीक की तरफ भी जाएगी। बिलावल साहब ने खुद कहा था कि 4 मुतालबात हैं, पूरे करें वरना तहरीक चलाएंगे। वो बात अभी भी आप कर रहे हैं, लेकिन 2 रोज पहले आपने जलसे में जो बात की, आपने कहा हम हुकूमत को गिरा देंगे, हमारे 4 मुतालबात पूरे नहीं किए, हुकूमत को गिरा देंगे। प्रीवियसली पीपल्स पार्टी का स्टांस रहा है कि हम हुकूमत को अपना वक्त पूरा करने देंगे 5 साल का। तहरीक इंसाफ जब सड़कों पर निकलने की बात करती है, अगर उनके मुतालबात नहीं पूरे हुए तो उससे भी आप दूर रहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हम इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगे। तो ये बात आपने की है कि हुकूमत को गिरा देंगे, ये है स्ट्रेटेजी पीपल्स पार्टी की। देखिए, पीपल्स पार्टी की तहरीक के बारे में मुझे नहीं पता आप मेरे कौन से कमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं और मैंने वो कमेंट किस सेंस में। सर आज अखबारात में छपा हुआ है जो आपने डेरा कायरा में जलसा किया, उसमें आपने ये बात की थी। मेरे अजीज, मैं इनकार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसका कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, मेरे इस वक्त फ्रेशली जेल में नहीं है, लेकिन अगर मैंने कहा तो मैं फोन कर रहा हूँ और बिल्कुल हम तहरीक चलाएंगे। और अगर उस तहरीक के नतीजे में गवर्नमेंट गिरती है तो गिरे, हम गैर जमहूरी अमल नहीं करेंगे। हम तो गवर्नमेंट को बड़ा टाइम दे रहे हैं और ऐसे सवाल रखे हैं 4 जिसका पीपल्स पार्टी को कोई फायदा नहीं है। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात कर रहे हैं तो हमारा चेयरमैन तो नहीं आएगा, हमें तो फायदा नहीं उसका। अगर हम फॉरेन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो अपना फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं लाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह सीपैक के ऊपर अमल दरामद की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या फायदा है। इसी तरह अगर हम नेशनल जो हमारा पनामा पेपर्स बिल है वो तो मुल्क के लिए अकाउंटेबिलिटी का एक बेहतर निजाम है। ठीक है, तो कारी साहब कोई इम्कान इस बात के है कि इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बार बार सड़कों पे होती है, वो निकलने के लिए तैयार होते हैं, उनको साथ लेके चलें या ये पीपल्स पार्टी की अपनी तहरीक होगी? देखिए जी, कप्तान साहब की फुर्तियां और फिर उन फुर्तियों के नतीजे में नाकामियां जो हैं वो अफसोसनाक है। हमने बार बार उनको समझाया था, हम तो अब भी उनके साथ थे, उनको साथ लेके चल रहे थे, बाकी अपोजिशन को भी साथ लेके चल रहे थे। वही बहुत जल्दी में थे क्योंकि शायद उनको बहुत जल्दी है, उनकी फुर्तियां बहुत है, लिहाजा वो सारी अपोजिशन को रात को बैठ के फैसला किया कि सुबह हम अपना लेजिस्लेशन मूव करेंगे। सुबह उठ के उन्होंने अपोजिशन से अलहदगी का ऐलान करते हुए कहा कि मैं तो हुकूमत ब्लॉक करने जा रहा हूँ, किसी ने चलना है तो चले, किसी ने नहीं चलना तो ना चले। तो जो खुद छोड़ के गए हैं, हम यकीनन समझते हैं कि हुकूमतों का मुकाबला करने के लिए तमाम अपोजिशन का इकट्ठा होना या मेजॉरिटी अपोजिशन का इकट्ठा होना जरूरी है। हम सारी अपोजिशन की जमातों को कंसल्ट करके चलेंगे, पहले भी हमने इकट्ठा किया था। ठीक है, इकट्ठा करें। एक आखिरी सवाल, क्या ये फैसला हो चुका है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आम इंतखाबात से पहले बाय इलेक्शन लड़ेंगे, असेंबली का हिस्सा बनेंगे और शायद ये भी इस वक्त क्या सराहियां हो रही है कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे पीपल्स पार्टी के? क्या इस पर हतमी फैसला हो गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से? ये बात तो मैंने अखबारात में पढ़ी, मेरी चेयरमैन साहब से खुद डायरेक्टली बात नहीं हो सकी। शायद पार्लिमानी पार्टी के किसी इजलास के अंदर ये कोई गुफ्तगू हुई है, इसके बारे में हतमी तौर पे मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो किसी वक्त भी इलेक्शन लड़ना चाहें तो उनके लिए सीट हाजिर होगी और सीट जीतना उनका इशू नहीं होगा। लेकिन मैं इसके बारे में तो अपनी राय देने की पोजीशन में तब हो सकता हूँ जब वो मेरी उनसे उसके बाद अभी तक बात इस मौजू पे नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइवल की कोशिश कर रही है, इस हवाले से उन्होंने एक नई टीम भी तश्कील दी और जैसे कायरा साहब ने कहा कि हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी और पहले भी सामना किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इससे पहले मार्शल लॉस का भी और इस वक्त भी सामना करेंगे।